Namaskaram. I welcome you all to my channel Brainy Educations, and in today's video we are going to study about Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये आपके क्लास 10th बुक का ही एक चैप्टर है जो खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है ना। चैप्टर नेल्सन मंडेला ने नहीं लिखा, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वो बुक इन्होंने खुद लिखी थी, इसलिए इसको एक ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है, जिसमें एक ऑथर अपने लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के इंस्टांसेस के बारे में खुद लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इस ऑटोबायोग्राफी में से कुछ हिस्से उठाए गए हैं, कुछ पोर्शन उठाए गए हैं, हेंस इसमें यह कहा गया है कि इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट। पूरी की पूरी स्टोरी नहीं है, छोटे से हिस्से इसके अंदर निकाल के डाले गए हैं आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए, वो चीज़ है इसके अंदर। ओके, नाउ अब नेल्सन मंडेला कौन थे, अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना, कभी नाम नहीं जाना हो अगर, तो ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे और आज भी पूरी दुनिया एक तरीके से इनके बारे में जानती ही है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के थ्रू आप भी इनके बारे में जानेंगे, क्या ऐसा उन्होंने ऐसा किया था, किस लिए ये फेमस हुए थे, किस लिए एक प्रोमिनेंस में चढ़े थे, वो सब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने इनकी लाइफ में ऐसे बहुत से स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, जिसकी वजह से ये जो चीज़ हासिल करना चाहते थे वो इनको मिली। तो वो चीज़ क्या थी वो इस चैप्टर में बताया गया है। उस चीज़ की वजह से इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज़ हो गया, इवन भारत रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया था। तो क्यों दिया गया था, ज़रूर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा तो काम किया ही होगा। ओके, तो वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। फर्स्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन में वो चीज़ क्या बताना चाह रहे हैं, चैप्टर में है क्या। इट सेज इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट डिपिक्टिंग द ऑपरेशंस एंड एट्रोसिटीज ऑन इनोसेंट ब्लैक नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका बाय द रुथलेस वाइट्स। तो चैप्टर में एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया गया है जिसमें ब्लैक्स के ऊपर, जो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स थे, वहाँ के रहने वाले जो ब्लैक्स थे, उनके ऊपर वाइट का जो अत्याचार होता था वो चीज़ दिखाई गई है, जिसको अपार्थेड का नाम दिया गया था। ये वर्ड आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नस्लवाद एक तरीके का, कि आपके रंग की वजह से, आपके कास्ट की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता हो, वो चीज़ इसके अंदर एक दिखाई गई है। बेसिक जो चीज़ थी वो था उनका रंग, कि जो ब्लैक्स हैं उनको इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है और जो वाइट्स हैं उनको सुपीरियर। तो वो चीज़ है, ठीक है, इसके अगेंस्ट इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। Then it also shares his bitter as well as overwhelming emotional experiences during the struggle. तो उनके bitter experiences, उनके emotional experiences, उस जो struggle उन्होंने किया अपनी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए इस ऐसे रूल से, ऐसे वाइट्स के अत्याचारों से, वो चीज़ है इसके अंदर। Then it also focuses on the stages of the walk that led Mandela and his country to freedom. अब टाइटल का नाम, जो स्टोरी का नाम है, उनकी बुक का नाम जो है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों है, बिकॉज उसमें स्टेजेस दिखाए गए हैं कि पहले उन्होंने क्या किया था, फिर क्या किया था, फिर क्या किया था और फिर क्या हुआ था, जिस तरीके से उनको फ्रीडम मिली। इसलिए इस टाइटल का नाम अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। ये ऐसा नहीं था कि आज शुरू हुए तो उनको एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद या एक साल बाद फ्रीडम मिल गई थी। उसी जिस तरीके से हमको फ्रीडम मिली थी, जिस तरीके से इंडिया को फ्रीडम मिली थी, एक लॉन्ग जर्नी थी। महात्मा गांधी जी की एक लॉन्ग जर्नी थी, वैसे ही नेल्सन मंडेला की भी एक लॉन्ग जर्नी थी, हेंस द टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें थीम्स क्या हैं। थीम्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी के अराउंड पूरे चैप्टर्स जो है, जो स्टोरी लाइन है वो रिवॉल्व करती है। आप ये चीज़ अपने आंसर में डालेंगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, क्वेश्चन इन्हीं थीम्स पे बेस्ड नॉर्मली बनाए जाते हैं। अभी आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। First it says the exploration of struggle, setbacks and triumph of the truth. तो इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, स्ट्रगल्स के बारे में बताया गया है। जो मेन इसमें लीड कैरेक्टर हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं नेल्सन मंडेला, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताया गया है। सेटबैक्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ों के थ्रू जब वो कर रहे थे तो उनको कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिली थी, किन किन चीज़ों के थ्रू वो गुजरे थे, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। एंड अल्टीमेटली ट्रायम्फ ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई की जीत जो इसके अंदर एक होती है। ठीक है, ये भी गांधी जी की तरह नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। ठीक, तो वैसे ही तभी इनकी जर्नी थी वो लंबी रही, नहीं तो अगर बम वगैरह फोड़ के या फिर लड़ाई झगड़े करके, वॉर वगैरह करके कुछ करना होता तो शायद जल्दी मिल जाती या फिर शायद कभी ना मिलती। बट इन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया। ओके, इन्होंने जो तरीका अपनाया था वो एक नॉन वायलेंस का पाथ था। देन सेकेंड थीम क्या है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जो ऑप्रेस्ड जिनको दबाया जाता है और ऑप्रेसर जो दबाते हैं वो लोग।
ओके तो ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर एक तरीके से आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी से रॉब्ड हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑप्रेस्ड होते हैं, जिनको दबाया जाता है, जैसे कि ब्लैक अपनी ह्यूमैनिटी से क्यों रॉब्ड है? रॉब मतलब कि उनसे उनकी ह्यूमैनिटी क्यों छीन ली गई? बिकॉज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। और जो ऑप्रेसर हैं, जो वाइट्स हैं, उनसे उनके पास उनकी ह्यूमैनिटी क्यों नहीं है? बिकॉज वो दबा रहे हैं। तो जो किसी को दबाता है वो कैसे उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी हो सकती है? तो इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर अलाइक। ओके, दे आर अलाइक, दे आर रॉब्ड अलाइक। देन ऑल पीपल आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट, क्रीड और कलर। एक ये भी थीम है इसके अंदर कि चाहे आपका कोई भी रंग हो, चाहे आपकी कोई भी जात हो, चाहे आपका कोई भी इसमें कलर हो, आप सब इक्वल ही हैं। वो मायने नहीं रखता कि आपके क्या जात है, क्या रंग है, किस आप देश से बिलोंग करते हैं, सब कुछ मायने नहीं रखता। Then it also advocates the supremacy of love. जो लव है वो बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है, इनफैक्ट सब कुछ बदलने की ताकत रखता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। Then one must be courageous and struggle fearlessly for a just cause. अगर आप किसी एक जस्ट कॉज के लिए लड़ रहे हैं, कोई ऐसा कॉज है जिसमें आप बिलीव कर रहे हैं और अगर वो जस्टिफाइबल है, तो आपको उसके लिए करेजियस रहना होगा, आपको उसके लिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहना होगा। बिकॉज अगर आप करते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की जीत होगी ही होगी। ये थीम है। ओके, ये सारी इसकी थीम्स है। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड समरी एनालिसिस क्या है। इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर हो जाएगा ये, एंड आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है। तो इसलिए जो मेन पॉइंट्स है मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को अगर सुन लेंगे तो आपको जो एक आंसर्स आपको अटेंड करने होंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, वो इजीली आप लोग अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है उनकी भी वीडियोस बना के डालूंगा ताकि आपके उससे भी एक काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड बेटा इसमें एनालिसिस क्या होते हैं। समरी तो जो पूरी एक स्टोरी है जो ऑथर ने बोला है वो पूरी आपको जैसे मान लीजिए समझा दी गई कि ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है, फिर ये बोला है, उसको समरी बोलते हैं। या फिर ऐसा कहा गया है, ऐसा हुआ था, ऐसा होने वाला था, इसको समरी बोलते हैं। लेकिन एनालिसिस क्या होते हैं जिसमें आप डिटेल में जाते हैं और डिटेल में ये बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। ओके, उसके बाद क्या हुआ था, उसकी रीजनिंग क्या थी। तो इसलिए मैं इसमें आपको एनालिसिस भी एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज जब आप अपने बोर्ड्स में आंसर लिखेंगे एनालिसिस के साथ तो आपके मार्क्स और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर आप उसमें थीम्स भी इंक्लूड कर देंगे जो मैंने इससे पहले समझाई है तो ऑब्वियसली तो मार्क्स और ज़्यादा आएंगे। तो खाली समरी मत समझिएगा, खाली समरी मत लिखिएगा, एनालिसिस के साथ उसको अपने आंसर में इंक्लूड कीजिएगा। बिकॉज आपने देखा होगा कि 10th बोर्ड के अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व करे होंगे तो उसके अंदर क्वेश्चंस आपके थॉट्स के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो वो थॉट्स क्या हैं? एनालिसिस ही हैं। समरी तो आपके थॉट्स नहीं है, समरी तो जो ऑथर ने लिखा वो है। ओके, अगर आप वही लिख कर आ जाएंगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे? फिर वही जो सबको मिल रहे हैं, कैसे हाईएस्ट आएंगे फिर? ओके, नाउ लेट्स सी कैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। May 10th 1994 में ये पीछे लेके जाते हैं। ओके, जहाँ पर व्हेन मंडेला स्वॉन टू बी द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब नेल्सन मंडेला कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो जिनके बारे में इसे बताया गया है। किसके? ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। डिग्नेटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू फैसिलिटेट हिम। अब डिग्नेटरीज मतलब जितने भी काफ़ी अलग अलग नेशंस की जो काफ़ी फेमस हस्तियां थी वो सब वहाँ पर आए थे। जो डेमोक्रेटिक्स जो आपके वहाँ पर डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो सब वहाँ पर आए थे, नॉट डेमोक्रेटिक्स। तो वहाँ पर उनको एक फैसिलिटेशन जब मिल रही थी, जब उनको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था तो सब उनको सपोर्ट करने के लिए, सराहना देने के लिए जो सब वहाँ पर पहुँचे थे, वो एक इसमें इंसिडेंट के बारे में बताई गई है। बिकॉज उसी इंसिडेंट में फिर उन्होंने एक स्पीच दी थी, वो स्पीच भी इसमें बताई जाएगी। वो स्पीच बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। वो स्पीच जो है यूट्यूब में भी अवेलेबल है, उसका लिंक जो है मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वो स्पीच भी देखनी होगी तो आप देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, देन इट सेज इनॉग्रेशन सेरेमनी एट सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, जिसका प्रिटोरिया नाम था। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ थी? जहाँ पर उनको प्रेसिडेंशियल स्पीच जो देनी थी, जहाँ पर उनको प्रेसिडेंशियल का जो पद था, प्रेसिडेंट का जो पद था वो लेना था, जो ग्रहण करना था, वो था सैंडस्टोन एम्फीथिएटर प्रिटोरिया में। अर्लियर अ सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जहाँ पर पहले वाइट लोगों का राज होता था, वहीं पर खड़े होकर उन्होंने अपने राष्ट्रपति की शपथ ली थी। देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, राइट। नाउ क्राउडेड बाय पीपल ऑफ वेरिड कलर एंड रेसेस। अब वहाँ पे हर तथ्य के लोग आ रखे हुए थे। ओके, हर तरीके के लोग थे वहाँ पे, चाहे वो किसी भी कलर के हों, किसी भी कास्ट के हों, फर्क नहीं पड़ता था। बिकॉज जो प्रेसिडेंट था वो खुद ही ब्लैक था।
ओके तो उन्होंने किसी भी चीज़ पर रोक नहीं लगाई हुई थी। इवन वाइट्स ने उनके ऊपर अत्याचार किए थे, उन्होंने वाइट्स के ऊपर भी रोक नहीं लगाई थी, क्योंकि आगे स्टोरी में आप देखेंगे कि वाइट्स किस तरीके से वहाँ पर आते और क्या करते हैं। ओके देन इट सेज अकम्पनीड by his daughter Zenani, swearing in preceded by Mr. de Klerk as second deputy president and Mr. Thabo Mbeki as first। तो इसमें वो दिखा रखा है कि स्वॉन इन जो सेरेमनीज एक होती है, जैसे इंडिया में अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, तो एक शपथ ग्रहण होती है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी हो रहा था। तो जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट ने अपनी शपथ ली, फिर वैसे ही मिस्टर डी क्लार्क ने ली सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए, फिर मिस्टर फिर थाबो एम्बाकी ने ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए। वो चीज़ इसके अंदर दिखाई हुई है। ठीक, Mandela pledged to obey and uphold the constitution of his republic to devote himself to the well-being of the people। तो शपथ लेते टाइम जैसे जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जो भी शपथ में लिखा होता है, वही सेम चीज़ इन्होंने भी बोली कि वो अपने आप को डिवोट करेंगे वेलबींग ऑफ द पीपल के लिए। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से, जो उनका रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसको किस तरीके से ओबे करेंगे, वो सारी चीज़ें नॉर्मल जो बोली जाती हैं एक स्पीच में, वो उन्होंने बोला शपथ ग्रहण की स्पीच में। Now, in his speech, equated misrule of whites to an extraordinary human disaster promised for a better society। अब जब वो एक स्पीच देना शुरू करते हैं, तो जो वाइट्स लोगों का जो एक अत्याचार था ब्लैक्स के ऊपर, उन्होंने उसे किस टर्म से कंपेयर किया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था। जो वाइट्स का ब्लैक्स के ऊपर एक अत्याचार था, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों? बिकॉज ऐसा कौन ही करता है। जस्ट बिकॉज अगर आप वाइट हो तो आप ब्लैक के ऊपर अत्याचार क्यों करोगे? जस्ट बिकॉज आपका कलर डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ह्यूमन डिजास्टर क्यों? बिकॉज अगर आप असलियत में जानना चाहेंगे कि ब्लैक्स के ऊपर किस तरीके के अत्याचार हुए थे, तो वो ह्यूमन डिजास्टर तो एक बहुत ही छोटी टर्म हो गई। ये लोग क्या करते थे कि ब्लैक्स को लकड़ी पे, मतलब एक बीच सड़क पे एक आग लगाएंगे, उस पर एक लकड़ी का स्टैंड बनाएंगे, उस पर ब्लैक्स को लटका के उनको जला देते जिंदा। ये वो काम करते थे। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं, ओके, वो चीज़ तभी इनको एक ह्यूमन डिजास्टर कैटेगरी में डाला गया है। देन ही ऑल्सो प्रोमिस्ड फॉर अ बेटर सोसाइटी। वो एक बेटर सोसाइटी का एक वादा करते हैं। ही एक्सप्रेस्ड अ सेंस ऑफ प्राइड ओवर द ब्लैक्स हु वर कंसिडर्ड आउटलॉज वर नाउ अ होस्ट टू मैनी नेशंस। तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आती है। किस तरीके की प्राइड? बिकॉज जैसे कि पहले ब्लैक्स कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाता था, उनको इग्नोरेंट कंसिडर किया जाता था कि वो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट आज एक उसी ब्लैक प्रेसिडेंट के लिए पूरी दुनिया से किस तरीके से लोग आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाती है। राइट, आगे चलते हैं। He expresses gratitude towards all the dignitaries for having participated in common victory for justice and human dignity, had achieved political emancipation, pledged to free all their people from any type of discrimination। तो वे एक तरीके से शुक्रिया अदा करते हैं उन सारी डिग्निटरीज का जो अलग अलग देशों से उनको सराहना के लिए आए हैं, जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ओके। और प्लेज लेते हैं कि अगर ऐसी, अब उनके नेशन में अगर ऐसी कोई भी चीज़ जा रही होगी जहाँ पर ब्लैक्स को ऑप्रेस किया जा रहा होगा, तो वो उनको उनकी कंडीशन से बाहर निकालेंगे, वो चीज़ बताई गई है। देन ही क्लोज हिज स्पीच विद अ विश दैट फ्रीडम रेन्स एंड अफ्रीका बी ब्लेस्ड बाय गॉड। तो अपनी जो वो स्पीच जो है इनकी, वो कैसे क्लोज करते हैं कि जो फ्रीडम है वो अफ्रीका में हमेशा रहे, रेन करती रहे, और अफ्रीका को गॉड ब्लेस करे, अफ्रीका बी ब्लेस्ड बाय द गॉड। नाउ इनॉग्रेशन फॉलोड बाय एन इंप्रेसिव डिस्प्ले ऑफ अफ्रीकन जेट्स एंड ट्रूप कैरियर्स। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 26 जनवरी में रिपब्लिक डे पे इंडिया में जब खत्म हो रही होती है, तो वो जेट्स आते हैं, एरोप्लेन्स आते हैं, जो फिर अपना जो उसमें कर्तव्य दिखाते हैं। तो वैसा से कुछ एक इंसिडेंट यहाँ पे भी होता है, ओके। जब उनकी एक स्पीच खत्म होती है, तो जो ट्रूप कैरियर्स हैं, जिसमें सारे जो ट्रूप्स हैं, जो आर्मी के जो ट्रूप्स होते हैं, उनको ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो विमान आते हैं, वहाँ पे जेट्स आते हैं, और वो किस तरीके से अपना एक शो, अपना एक प्रदर्शन करते हैं, वो चीज़ दिखाई गई है। एग्जीबिशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू न्यूली आर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वो एक मिलिट्री की लॉयल्टी दिखाने के लिए है कि मिलिट्री जो है वो लॉयल है अपने प्रेसिडेंट के लिए, ओके। तो इसलिए वो जेट्स भी सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर एक दिखाया गया है, वो इंस्टांस जो वहाँ पर होता है वो ये चीज़ दर्शाता है। Then pointed out a shift in the attitude of the military general when they saluted, as the same would have arrested him not many years ago। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर।
वो पॉइंट आउट करते हैं जो मिलिट्री जनरल होते हैं उनकी आर्मी के, कि वो किस तरीके से उनको सैल्यूट करते हैं। ओके, बिकॉज सेम वही मिलिट्री जनरल्स आज से कुछ साल पहले उनको अरेस्ट करने से नहीं चूकते, बिकॉज उनका कलर ब्लैक था। अगर आपका कलर ब्लैक है और आप उसके लिए लड़ रहे हो तो वो एक गुनाह कंसिडर किया जाता था। तो वही चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट करी कि आज उनके एटीट्यूड में भी चेंज है, नहीं तो पहले ये सेम लोग मेरे को उठा के जेल में डाल चुके होते अभी तक, जो आज मेरे सामने सैल्यूट कर रहे हैं। ये उनको डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दे रहे हैं, मतलब ये उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके एटीट्यूड में एक चेंज आया। उनका एटीट्यूड को ये मार धाड़ करके लेकर नहीं आए। ओके, इन्होंने कुछ ऐसे हिंसा वगैरह नहीं करी, बहुत ही प्यार वाले तरीके से, बहुत ही शांति वाले तरीके से इन्होंने उनके एटीट्यूड में परिवर्तन लाने की कोशिश करी थी, जो आ भी गया था। Then ceremony came to a close with Impala jets leaving a trail of bright colors forming the new South African flag। तो Impala jets आते हैं, फिर वो जो एक उसमें ट्रेल छोड़ते हैं अपने उसके कलर्स के या फिर जो फ्लावर्स की, उससे एक जो अफ्रीकन फ्लैग बनता है वो चीज़ दिखाई गई। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे झंडे वो जो फूल जब छोड़ते हैं, जो विमान जब आपने रिपब्लिक डे में देखा होगा, सेम वही चीज़ इसमें भी हो रही है। Then it says it's a symbolic day। Two national anthems were played। Two national anthems क्यों? Because whites का अलग था और blacks का अलग था, but play दोनों की ही किए गए थे। तो ये दोनों के नाम दे रखे हैं इसके अंदर, की स्किली आई अफ्रीका बाय द whites and डिस्टेम बाय द blacks। ठीक है, both the groups would soon memorize बोथ। तो अब वो ये कहना चाह रहे थे कि अभी तो ब्लैक्स के लिए अलग था और वाइट्स के लिए अलग था, लेकिन बहुत ही जल्दी दोनों वाइट्स और ब्लैक्स दोनों ही नेशनल एंथम याद कर चुके होंगे, मेमोराइज कर चुके होंगे, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। उसी डिस्क्रिमिनेशन को खड़े करने की, हटाने की ये लड़ाई थी। Then recall the historical events leading to the growth of apartheid in South Africa. Racism spread in the beginning of the first decade of the 20th century. However, all this overturned in the last डेकेड। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉल करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो था अपार्थेड था वो राइज किया। ओके, वो क्या कहते हैं कि लास्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में वो उसको मतलब एक बढ़ावत मिली थी। ठीक है, बोर्स वॉर इसके अंदर एक दिखाया जाएगा कि बोर्स वॉर की वजह से जो लड़ाई हुई थी वो अपार्थेड जो उसमें बड़ा था अफ्रीका में आ गया था, जो वो क्यों आया था, उस लड़ाई की वजह से आया था। खाली वही एक रीज़न नहीं था, बट वो एक रीज़न एक कंसिडर किया जाता है ना। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बोर्स वॉर था क्या, वो इंग्लैंड ब्रिटेन में जो वॉर चला था वो आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ वर्ड है उसके अंदर, आप आंसर में डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो रेसिज्म जो था इट स्प्रेड इन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, फर्स्ट डेकेड 20th सेंचुरी का जो पहला दशक था उसमें रेसिज्म बढ़ना शुरू हो गया था। हाउएवर वो लास्ट डेकेड में जो आखिरी दशक था 20th सेंचुरी का, उसमें खत्म भी हो गया था। ओके, 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड क्या होगा, जैसे 1901 से लेके 1910, ये फर्स्ट डेकेड है। लास्ट डेकेड 20th सेंचुरी का क्या होगा, 1990 से लेके 2000, ये लास्ट डेकेड है। तो ये आपको एक आइडिया पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि यहाँ पर शुरुआत हुई थी सेम ही सेंचुरी में, सेम ही उसमें, मतलब जो वो पूरा चल रहा था इनका शतक, उसमें उनका लास्ट के 10 सालों में कैसे खत्म भी हो गया था। Then he recognized the sacrifices and hardships of thousands of people before him, criticizes apartheid as it had left a deep wound on the country and its people। तो वो sacrifices मतलब एक तरीके से वो याद करते हैं उन सब के sacrifices को, जिनकी वजह से आज उनको और उनके देश को एक फ्रीडम मिली है। ओके, बिकॉज ये तो है नहीं खाली एक बंदे की लड़ाई थी, कितने सारे लोग sacrifices थे, और जिन्होंने sacrifice किया आज वो जिंदा भी नहीं है। ओके, जिनकी जान गई थी वो जिंदा भी नहीं है, वो इन्जॉय भी नहीं कर पा रहे इस फ्रूट को जो उनको अब उनके देश को मिला है आके। तो उनको वो याद कर रहे हैं कि जिन काफ़ी सारे थाउजेंड्स लोग जिनको सेक्रीफाइस जो हार्डशिप के थ्रू वो लोग गुजरे थे अपार्थेड को ख़त्म करने के लिए, वो उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से सेम उसी चीज़ ने एक डीप वूंड जो है वो छोड़ दिया है कंट्री पे, उनकी कंट्री पे, ब्लैक सी कंट्री पे एंड उनके लोगों पे। Okay, then he mentions the names of several patriots, Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli। तो ये कुछ पेट्रियट्स उनको याद कर रहे हैं ये, ठीक, जिनका नाम था क्या, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू एंड चीफ लुथुली, शेयर दैट हिज पीपल आर हिज ग्रेटर वेल्थ देन द मिनरल ऑफ हिज कंट्री। नाउ जो अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अफ्रीकन जो कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्री है वो इस मामले में। तो वो ये कह रहे हैं कि उन जेम्स और उन मिनरल्स से भी ज़्यादा रिच यहाँ की लोग हैं। ओके, लोग ये नहीं पैसों से रिच हैं, मतलब मेरे लिए जो वेल्थ है वो मेरे लोग हैं, ना कि मिनरल्स या कि ये रिचेस।
ठीक है। तो वो चीज़ को देखिए वो कैसे बता रहे हैं। ये स्पीच एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्पीच थी। अगर आप इसको सुनेंगे, इमोशनल ऐसा नहीं कि वो मतलब रोने लग गए थे, कुछ ऐसा हो गया था, बट जब आप उसको सुनेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज जो इंडियन कॉन्टिनेंट है वो भी इसी के थ्रू, सब कॉन्टिनेंट जो है वो भी इसी के थ्रू गुजरा था, सेम ऐसे ही कोई चीज़ थी। ओके, देन लर्न दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो ये लाइन आपके क्वेश्चन में आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो, क्या कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, कि करेज क्या है, करेज क्या होती है, ये फियर का एब्सेंस नहीं होता। मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है तो आपको एक करेजियस बंदा कंसिडर किया जाएगा, आप किसी से डरते नहीं हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस हैं, उसको करेज नहीं कहते। करेज किसको कहते हैं? इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर इट, कि जो डर है उसके ऊपर आपकी जीत। डर ना होना करेज नहीं है, डर के ऊपर आपकी जीत होना करेज है। समझ में आ गया? अगर आप बोलें कि आपको अंधेरे से डर लगता है और कोई बोलता है कि मेरे को अंधेरे से कोई डर ही लगता है जी, मैं तो नहीं जानता क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को अंधेरे से, ओके, तो उसको करेजियस बंदा नहीं कहते। लेकिन जिसको डर है अंधेरे से और जो उस डर को ख़त्म करता है उसको करेजियस बंदा बोलते हैं, ओके, वो एक करेजियस पर्सन कहलाता है। तो ये इस लाइन का मतलब है, आपके उसमें आ सकता है, आप इसको एक्सप्लेन करके डालिएगा। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी आपको फिर आराम से। Then also mentions if a man can learn to hate, he can also be taught to love। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कि अगर एक इंसान नफरत करना, इंसान को अगर नफरत करना आता है, अगर वो नफरत करना सीख सकता है तो उसको प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। ये तो है नहीं कि खाली नफरत ही सीख सकता है वो, अगर नफरत सीख सकता है तो उसको ऑपोजिट जो है प्यार, वो भी सीख सकता है ना। देन लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट। क्यों? क्योंकि जो प्यार है वो नेचुरली आता है, कोई बचपन से ही नफरत करने वाला पैदा नहीं होता। उनके साथ ऐसे ऐसे तो नेल्सन मंडेला जी के साथ बहुत सारे इंस्टांसेस हुए थे, क्योंकि वो खुद ब्लैक थे, तो ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, तो वो चाहते तो उनके अंदर भी हेट्रेड भरी जा चुकी होगी, हो सकती थी, राइट। बट उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा आग नहीं लगाई, मतलब ज़्यादा फायर नहीं दी अपने अंदर हेट्रेड को। क्यों? बिकॉज ही सेज कि जो लव है इट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट। लव ज़्यादा नेचुरली आता है एक ह्यूमन हार्ट के अंदर, हेट से भी ज़्यादा। अब क्या है, ही रिकाउंटेड हिज स्ट्रगलिंग डेज। अब स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बता रहे हैं कि जब उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया था तो क्या क्या चीज़ें हुई थी। शेयर्ड एन इवेंट वेर इन ही सॉ अ ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द प्रिजन गार्ड्स। तो अब जब वो प्रिजन में थे 30 साल नेल्सन मंडेला जी प्रिजन में रहे थे। आप सोच सकते हैं कि आपके अपने देश के लिए छोड़िए, आपके अपने दोस्त या फिर अपनी फैमिली के लिए आप एक हफ्ता या एक दिन भी जेल में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो वो इंसान 30 साल अपने देश के लिए जेल में रहा था, ओके। फ्रीडम, ये नहीं कि फ्रीडम उनके दिमाग में थी, बट उनको जो वो कल्चर था, जो वाइट्स ऑप्रेस कर रहे थे ब्लैक्स को, उससे फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने एक तरीके से आधी जिंदगी जेल में गुजार दी थी ना। कि जब वो जेल में थे तो वो एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, क्या कि जो ह्यूमैनिटी, मतलब जो प्रिजन गार्ड था, ओके, उसके अंदर ह्यूमैनिटी देख के, वन ऑफ द प्रिजन गार्ड एक्चुअली वाज ह्यूमेन, ओके, मतलब उन पर कोई अत्याचार नहीं करता था। तो वही चीज़ देख के उनके अंदर फेथ जो था गॉड के ऊपर अलाइव रहा, ठीक है, वो मरा नहीं। कि अगर इस इंसान के अंदर, गोरे के अंदर, मतलब गार्ड के अंदर अगर अभी भी मेरे को लेके थोड़ा सा फेथ है तो फिर मैं अपना फेथ क्यों ख़त्म करूं, मैं अपना विश्वास भगवान पे क्यों ख़त्म करूं, मैं लड़ता रहूँगा, ओके, इस आज़ादी के लिए। Then Mandela remarked that every individual has two obligations to his family and friends, okay, and to his community and country। तो मंडेला क्या बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, एक अपनी फैमिली के लिए, पर्सनल ऑब्लिगेशन जिसको कहते हैं, और एक ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कंट्री। लेकिन अब उस टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई भी ब्लैक, इफ एनी ब्लैक इन हिज कंट्री वो ट्राई टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशंस, ही वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दिस हैपेंड टू हिम एज वेल। लेकिन अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर ब्लैक स्पेशली उनकी कंट्री में अगर इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करता था, ओके, अगर वाइट्स ने बोल दिया कि आज के दिन कोई घर से बाहर निकलेगा, ब्लैक स्पेशली अगर वो निकल जाते थे, अगर उनके घर के लिए कोई सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उनको मार पीट के जेल में डाल दिया जाता था या फिर उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। और दूसरा क्या कि अगर वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए इन द सेंस कि अगर वो इस अत्याचार से बाहर आने के लिए लड़ रहे हैं, तो वो भी सरकार के खिलाफ था, वो भी वाइट्स के खिलाफ था। तो जिसके क्या बोल रहे हैं कि he also suffered the same thing, this happened to him as well। He shares that he did not understand the true meaning of freedom until he moved to Johannesburg। अब बचपन में क्या था, वो जब छोटे थे तो अपने पेरेंट्स के साथ जब रहते थे तो उनको लगता था कि वही फ्रीडम है,
बट उनको रियल फ्रीडम पता लगी कि उनके पास तो थी नहीं। जब वो जैसे जैसे बड़े होते चले गए और जब वो जोहानिसबर्ग में मूव करे तो उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ ये एक्सपीरियंस किया कि ये तो फ्रीडम है ही नहीं, यानी मैं एक इल्यूजन में जी रहा था, एक छलावे में जी रहा था कि मेरे को लगता था कि मैं फ्री हूँ, ठीक है, वो फ्रीडम तो थी नहीं। बिकॉज होता क्या था कि इनको चलने भी, जैसे अगर कोई रोड है, ओके, और रोड पे अगर पेवमेंट है और अगर ये रोड पे चल रहे हैं, पेवमेंट पे चल रहे हैं, तो इनको जो वाइट लोग थे वो ये बोलते थे साफ कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह पीछे से है, फ्रंट से नहीं जाना तुम लोगों को, ओके, तो हमारे सामने भी नजर नहीं आने को, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीका का अत्याचार। तो जब इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तब इनको लगा कि फ्रीडम तो है ही नहीं, इसको फ्रीडम थोड़ी ना बोलते हैं। तो वही चीज़ बताई गई है, where he realized that he was never free, began to yearn for basic and honorable freedom। तब उनको एक चाह हुई कि अब मेरे को भाई इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए, चलने की तो फ्रीडम होनी चाहिए, ओके, अपने विचार व्यक्त करने की तो फ्रीडम होनी चाहिए। Observe that the freedom was curtailed for all those who were like him। अब उनको और पता लगता है क्या, वो इंस्टेंस में क्या बता रहे हैं कि जब वो जोहानिसबर्ग गए अपने दोस्तों के साथ तो उनको ये देखने को मिला कि उन जैसे जितने और लोग थे, मीन्स ब्लैक पीपल जितने भी और थे, कि उनके साथ भी सेम वही चीज़ हो रही है जो उनके साथ हुई। Joined African National Congress, struggled for general freedom, Mandela was changed from a timid man into a bold one। अब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी अपने इस फ्रीडम की स्ट्रगल के लिए, तो एक जो टिमिड इंसान थे, बहुत जो वीक, जिनको आप कह लो कि जो जिसको कुछ लेना देना नहीं था, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो एकदम उससे बोल्ड इंसान में बदल गए, ओके, कि ही वॉज रेडी टू फेस द वाइट्स हेड ऑन, बट एक नॉन वायलेंट तरीके से। देन he was क्या था, he turned into a bold one and from a law abiding attorney into a criminal। तो वो पहले लॉ, मतलब लॉ को फॉलो किया करते थे, he was an attorney, now he was turned into a criminal in the eyes of whites। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ मतलब खून खराबा करना शुरू कर दिया था, वैसा क्रिमिनल नहीं, बट वाइट की नज़रों में वो एक क्रिमिनल बन चुके थे बिकॉज वो उनके लॉज के अगेंस्ट जा रहे थे। वाइट का लॉ क्या था कि ब्लैक्स हो तो कुछ भी करना अलाउड नहीं है, कुछ भी करते थे वो अगेंस्ट चला जाता था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो क्रिमिनल बन गए, बट फिर भी एक लाइन ऐसे दिखाई गई है कि ही फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी ही टर्न इनटू अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ द वाइट्स। एंड्स बाय कंसीडरिंग बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड टू बी प्रिजनर्स एज ऑप्रेस्ड गोज थ्रू फिजिकल टॉर्चर। जो ऑप्रेस्ड हैं, जो ब्लैक हैं, उनके ऊपर फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, और जो ऑप्रेसर हैं, जो वाइट्स हैं, वो बंद है किसमें, अपनी हेट्रेड की दीवार में, इसलिए वो प्रिजनर है। प्रिजनर कौन होता है, जो एक जेल में कैद होता है, तो जो वाइट्स हैं वो अपनी हेट्रेड की जेल में कैद हैं, और जो ब्लैक्स हैं वो अपने फिजिकल जेल में, जैसे आप उनको बंद करते हो, उसके अंदर कैद हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि बोथ ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड टू बी प्रिजनर्स। सम्स अप बाय सेइंग द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity। तो अल्टीमेटली वो सम अप करते हैं अपनी पूरी स्पीच को, ये चैप्टर एक सम अप होता है कैसे, क्या बोलते हैं कि जो ऑप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड अगेन कौन, ब्लैक्स, और जो ऑप्रेसर हैं कौन, वाइट्स, दे आर अलाइक। क्यों अलाइक हैं, एक जैसे हैं, क्यों एक जैसे हैं, बिकॉज दोनों से ही उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली जाती है, छीन ली गई है। ह्यूमैनिटी ब्लैक से कैसे छीन ली गई, बिकॉज उनको जीने तक का हक नहीं था, उनको अपना कुछ जिस तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का हक नहीं था, उनको चलने फिरने का हक नहीं था, एक फ्री अपने मतलब फ्रीडम जैसे फ्री बंदा एक चलता है, तो इस तरीके से उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली गई। ब्लैक्स की ह्यूमैनिटी क्यों छीन ली गई, बिकॉज वो जो अत्याचार करते थे, तो जिसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी वो क्यों करेगा, है ना। तो दोनों ही लोगों से ह्यूमैनिटी किस तरीके से छीनी गई थी, यही है इस चैप्टर में। बस नेल्सन मंडेला ने अब जो उनकी लाइफ के बारे में छोटे छोटे इंस्टांसेस डाल रखे हुए हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रखा हुआ, बिकॉज जो डिटेल में अगर आप इनकी बुक पढ़ने जाओगे तो आप एक अलग ही लेवल का इमोशनल कनेक्शन आपको होगा इनके साथ। ओके, इट वॉज रियली अ लॉन्ग जर्नी टू द फ्रीडम। नाउ अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो डू शेयर इट और लाइक द वीडियो, एंड मैं इसके क्वेश्चन आंसर जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक प्लेलिस्ट में बना के डालूंगा, और ये भी चैप्टर मैंने 10th क्लास की प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आपको अगर और भी चैप्टर समझने होंगे तो ऊपर दिए गए आइकन पे, आई आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, एंड अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई टू कम अप विद द आंसर्स प्रीटी सून, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी आई एम गोइंग टू बी अपलोडिंग इट एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।